देखिए, टॉपिक का नाम है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अपने पास दो तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बताया था कि आपको एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। और जहां डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, या मिनिमम हो जाएगी या जीरो हो जाएगी। फिर मैंने कंडीशन निकाली थी कि किस किस कंडीशन में आपका कंस्ट्रक्टिव होगा और किस किस कंडीशन में आपका डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस क्या हो, 2n पाई का हो, वेयर n इक्वल्स टू में 0 1 2। यानी अगर आप इन वैल्यू को cos फाई के साथ रखोगे, ये फाई की वैल्यू, तो वो हमेशा 1 आएगा। जहां पर आपका +1 आ रहा है वहां पर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और उस केस में आपका जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेव का, वो a+b के बराबर आएगा, ये मैंने बता दिया था आपको। और जो इंटेंसिटी आएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वो आएगी के a+b का होल स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिखते थे, √i1 + √i2 का होल स्क्वायर। और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ करता था, ठीक है, वहां पर आपका फेस क्या होता था, 2n-1 पाई के बराबर आता था। और n जो स्टार्ट होता था 1 2 इस तरीके से स्टार्ट होता था। और आप इन्हीं सारी वैल्यूज को अगर cos फाई यहां पे रखते तो आपका -1 आता। और इस केस में जो वेव का रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होता है वो a-b के बराबर आता। और जो इंटेंसिटी होती है रिजल्टेंट वेव की, वो के a-b का होल स्क्वायर, या आप नॉर्मली कह सकते हो √i1 - √i2 का होल स्क्वायर, ये आता था। ठीक है, और YDSC में यहाँ पर ए बी आपस में क्या होते थे, बराबर आते थे। अगर मैं YDSC की बात करूं तो YDSE की बात करूं तो यहां पर ए बराबर में बी एंड I1 बराबर में आई। ये YDSC में होता था। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड। अब देखो, जो ये जो ब्राइट और डार्क बन रही है वो स्क्रीन पर बनेगी। अब स्क्रीन पर ब्राइट कहां बनेगी और डार्क कहां बनेगी, उसकी पोजीशन बताने के लिए एक आपको फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो टॉपिक का नाम है वो है पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क स्पॉट भी कह सकते हो आप इसको, और फ्रिंज भी कह सकते हो ऑन आ स्क्रीन। मतलब आप यहां पर बताने वाले हो कि स्क्रीन पर कहां बन रही है ब्राइट, कहां बन रही है डार्क। समझ गए, मतलब लोकेशन बता रहे हो। जैसे यहां से मैं बोलूंगा ये कैंप कहां, तो आप बोलोगे यहां से 5 किलोमीटर दूर है कैंप। बिल्कुल सेम स्क्रीन के ऊपर भी आपको बताना है कि भैया पहली ब्राइट कहां बनेगी, दूसरी ब्राइट कहां बनेगी। तो ये वाला टॉपिक है, मतलब एक्चुअल में उसकी पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं भैया, आसान टॉपिक है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लॉजिकल है। ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें थोड़ा और ध्यान रखना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है उस केस में फेज डिफरेंस तो ये होना चाहिए दोनों वेव के बीच में, और जो पाथ डिफरेंस होता है वो होना चाहिए एन लैम्डा। क्या होता है, अगर दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस ये होगा तो हमेशा उनके बीच में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यानी उनके क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। और जहां डिस्ट्रक्टिव होता है तो दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस ये होगा। फेज और पाथ के बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले। ठीक है, और जो पाथ डिफरेंस रहेगा वो आएगा आपका 2n-1 λ/2। अगर दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस इतना रहेगा तो उनके क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहां पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, चैप्टर बार बार प्रैक्टिस करने वाला है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा भूलता है चैप्टर। इसमें जितनी भी चीजें आपने कभी नहीं पढ़ी अपनी जिंदगी में, इसलिए ध्यान रखना, इसको जितनी बार आप रिवाइज करोगे ये उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। एक बार समझ में आ गया उसके बाद रिवाइज नहीं किया तो मैं गारंटी दे रहा हूं दूसरे दिन आप भूल जाओगे। ठीक है, इसीलिए भैया इस चैप्टर को 2-3 बार कम से कम रिवाइज कर लो। एक बार 2 बार मैं करा दूंगा, 1-2 बार अपने आप से कर लो, खत्म हो जाएगा चैप्टर। दोबारा से दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क स्पॉट ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर आपको ब्राइट और डार्क की पोजीशन के बारे में बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं भैया।
तो ये है आपका सोर्स। आप करते क्या थे, ये आपका सोर्स होता था, सिंगल सोर्स। फिर यहां पर क्या लगाते थे, दो स्लिट्स, S1 स्लिट, S2 स्लिट। इस सोर्स से यहां से दो लाइटें आती थी, और बाद में यहां पर क्या लगाता था आपका, स्क्रीन। क्या था, स्क्रीन। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी को मैंने लिया कैपिटल डी। क्या लिया, कैपिटल डी। ठीक है, समझ गया। तो यहां से एक वेव निकली S1 से, वो यहां पहुंची, और यहां से एक वेव निकली S2 पर, S2 से। ठीक है, देखिए पहले ये दोनों एक ही वेव थी, एक सोर्स से निकली थी, बाद में मैंने दो स्लिट्स लगा करके उनको दो सोर्स बना दिया। लेकिन ये दोनों सोर्स हर तरीके से आइडेंटिकल होंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनका फेज, सब कुछ क्या होगा, सेम रहेगा। समझ गए। तो इनको कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कोहेरेंट सोर्स से ही सस्टेन इंटरफेरेंस मिलता है। सस्टेन का मतलब होता है वो इंटरफेरेंस जिसको आप स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हो, जिसके ब्राइट और डार्क स्पॉट को आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उसको सस्टेन इंटरफेरेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, काम मत कीजिए, केवल समझिएगा अभी। ठीक है, घर पे कर लेना इसको। तो एक वेव S1 से निकली इस तरीके से, ठीक है, और एक वेव S2 से निकली इस तरीके से, और इन दोनों का इंटरफेरेंस हुआ एट पॉइंट P पर। अच्छा, P पॉइंट की जो दूरी थी वो इस O से कितनी थी, YN। ध्यान दीजिएगा, YN के डिस्टेंस पर यह P पॉइंट था। ठीक है, समझ गए, सेंटर से। रेफरेंस लाइन कह सकते हैं इसको, जो यहां से यहां तक मैंने खींची है, O डैश से लेके O तक जो लाइन खींची है उसे रेफरेंस लाइन कहते हैं। ठीक है, अब यहां से एक लाइन और मैंने खींच दी, ये एंगल कितना बना रही है, थीटा, कितना बना रही है। ठीक है, समझ गया। ये यहां पर भी एक लाइन खींच रहा हूं मैं, और इधर भी एक लाइन खींच रहा हूं मैं। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ना। अरे यार, ये कोई है क्या, अब जो आएगा तो बता देना, भगा दूंगा उसको यहाँ से। थोड़ा ऊपर कर दिया। ठीक है, समझ गए, ये डायग्राम बन गया आपका। ठीक है, यहां से यहां तक की स्क्रीन, स्क्रीन से लेके ये स्क्रीन है, और ये स्लिट्स है, इसे स्लिट्स कहते हैं, स्लिट्स। और ये स्क्रीन है, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की दूरी क्या, कैपिटल डी है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, कैपिटल डी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक एजम्पशन लेनी है, उसके बाद अच्छा नाम भी ले रहे हैं, S1 S2, और कोई नाम तो नहीं देना। इसको लिख दो A और इसको लिख दो B, और कुछ नाम तो नहीं है, सब हर पॉइंट को दे दिए नाम। ठीक, चलो। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ कि एयर क्या है, कि अच्छा हाँ, ये S1 से लेके S2 के बीच की दूरी को हम लिखते हैं स्मॉल डी। क्या लिखते हैं, स्मॉल डी। ठीक है, तो एयर कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। मतलब समझे कि ये जो स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की दूरी है बहुत ज्यादा है, और ये क्या है, बहुत कम है। अब इससे क्या होगा, चलो S1 S2 को बहुत पास में बनाते हैं, S1 S2। डी बहुत छोटा है तो S1 S2 बहुत पास में होंगे, और कैपिटल डी बहुत बड़ा है तो स्क्रीन क्या होगी, बहुत दूर होगी। यहां पर रख दी मैंने। अब यहां से लाइन खींचता हूं मैं, दो लाइन है, कितनी भी लाइन खींच दो इसके बीच में, ये मैंने कुछ लाइनें खींच दी हैं। अब इन लाइनों में आपको कुछ चीज दिख रही होगी कि तीनों लाइनें आपको पैरेलल दिख रही होंगी, और साथ साथ में तीनों लाइनें एक दूसरे के बराबर भी दिख रही होंगी। ये दिख रहा है ना? तो भैया ध्यान रखना कि अगर निकलने जहां से सोर्स, जिस सोर्स से निकल, जिस स्लिट से निकल रही है, अगर वो स्लिट्स बहुत पास पास में और स्क्रीन बहुत दूर है, तो वो रेस की लंबाई क्या होती है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती है, और वो एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल भी होती है। खैर हमें आइडेंटिकल वाला करना नहीं है, केवल पैरेलल वाला ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक तरह से पैरेलल होगी सारी के सारी। चलो,
तो यहाँ पर ये जैसी मैंने बोला देन क्या होगा, S1P पैरेलल टू O डैश P, O डैश बोले तो यहां से लेके यहां तक ये वाली लाइन, O डैश P पैरेलल टू S2P, S2P, ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर ये लाइन थीटा एंगल बना रही है तो आपको पता है ये भी थीटा ही बनाएगी क्योंकि पैरेलल है, ये भी क्या बनाएगी, थीटा। चलो कलर चेंज कर लेता हूं, ये थीटा बना रही है तो ये भी क्या बनाएगी, थीटा, क्योंकि पैरेलल है। और ये भी क्या बनाएगी, थीटा। खैर इसकी आवश्यकता नहीं है तो फिर भी बना दिया मैंने, ठीक है। अभी अपने को पता है ये वाली, आपको दिख रहा होगा कि ये वाली जो वेव है वो इस वाली वेव से क्या है, छोटी है। पहली वाली वेव यानी S1P जो है वो S2P से छोटी है। दोनों के लंबाई में जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। क्या कहते हैं उसे, तो पाथ डिफरेंस निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो दोनों की लंबाई को माइनस कर दो, या छोटी वाली से बड़ी वाली के ऊपर क्या करो, एक परपेंडिकुलर खींच दो। लेकिन कंडीशन यही होनी चाहिए कि दोनों एक पॉइंट पर मिलनी चाहिए। अगर दोनों अलग अलग पॉइंट पर जा रही है तब आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप दोनों का डिफरेंस नहीं निकाल सकते। यहां पर हम देख रहे हैं कि भैया दोनों एक ही पॉइंट पर जाके मिल रही है, तो हम छोटी वाली से बड़ी वाली की तरफ क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, जो फालतू बचेगा वही क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। समझ में बात नहीं, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो हमने वही किया, थीटा हो गया। अब यहां से बड़ी वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच दिया। आपको पता है ये और ये पैरेलल है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा ये आपने ऑलरेडी बता दिया थीटा, तो क्या हुआ 90 माइनस थीटा। अच्छा ये आपको दिख ही रहा होगा परपेंडिकुलर, तो अगर एक एंगल इसका 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा, थीटा हो जाएगा। हो गया थीटा। और ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, जो कि मैं डेल्टा पी से लिख रहा हूं, ठीक है। और ये साइड तो आपको पता ही है क्या है, स्मॉल डी। तो भैया जितना भी डायग्राम में बनना था फालतू मतलब ये चीजें वो सारी मैंने बना दी है। अब केवल कैलकुलेशन करना बाकी रह गया। हमारे पास दो ट्राइंगल है, अब एक ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल, ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल S1, अच्छा इसको एक नाम दे देते हैं हम, इसको क्या नाम दूं, O ट्रिपल डैश कर देते हैं। हेलो, हाँ जी कौन, हाँ बोल सुमित, हाँ हाँ क्लास है 10 बजे या 11 बजे दोनों में से मैं आऊंगा। देखिए भैया, ठीक है, तो इसको O डबल डैश नाम दे दिया मैंने। अब ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल S1 O डबल डैश S2। इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल में अपने को एंगल दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है, और क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस। एंगल परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कहां पे आता है, साइन थीटा में। कहां पे आता है, साइन थीटा इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है भैया, डेल्टा पी, और हाइपोटेनियस क्या है, तो आपको पता लग गया भैया साइन थीटा की वैल्यू है आ गई। अब ट्राइंगल दूसरा लेते हैं, इन ट्राइंगल ये वाला, दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल दिख रहा है, नाम बता दो क्या होगा, इसका नाम होगा इन ट्राइंगल पी ओ डैश ओ, पी ओ डैश ओ। इस ट्राइंगल को ले लिया मैंने, इसमें मैं निकाल रहा हूं tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका, YN, और बेस क्या है इसका, कैपिटल डी। यहां पर हेयर थीटा क्या है, यहां पर जो थीटा यूज किया आपने वो भैया बहुत छोटा है, ये वाले थीटे जो है ना, ये थीटा बहुत छोटा है। जब थीटा छोटा होता तो आपको बता रखा है मैंने कि साइन थीटा बराबर में क्या होता है, tan थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, डेल्टा पी अपॉन में स्मॉल डी, और tan थीटा की वैल्यू क्या है, YN अपॉन में कैपिटल डी। दोनों को सॉल्व किया तो आपका जो YN की वैल्यू आ रही है, यानी पोजीशन का जो फॉर्मूला आ रहा है आपका, डेल्टा पी कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी आ रहा है, ये फॉर्मूला आ रहा है। मतलब अभी पता लग जाएगा, ये आ रहा है YN क्या है, पोजीशन, मतलब दूरी किससे, O पॉइंट से, जहां पर आपका इंटरफेरेंस हो रखा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ये फॉर्मूला आ गया। अब मैं किसकी, अब मुझे पता नहीं है यहां पे दोनों वेव के मिलने पर क्या बना है, कंस्ट्रक्टिव हुआ है या डिस्ट्रक्टिव हुआ है, तो मुझे नहीं पता। लेकिन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इस बात पे डिपेंड करता है कि इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी है ना। अगर पाथ डिफरेंस एल लैम्डा होगा तो कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाय 2 होगा इन दोनों वेव के बीच में,
तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ गया? तो मैंने दोनों ही कंडीशन एक एक करके ले ली। चलो देखते हैं भैया। मैंने कह दिया अब मेरा वीनो, हमने वाई की वैल्यू निकाल ली। वाई एन की वैल्यू क्या आई थी, वाई एन इक्वल्स में डेल्टा पी कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये आया था आपका ये। मैंने कह दिया इफ पॉइंट पी इज द प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैंने कहा भैया अगर पॉइंट पी पर क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन लैम्डा होनी चाहिए, वेयर एन इक्वल्स टू में 0 1 2 डॉट 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 ऐसा होना चाहिए, है ना। अगर पॉइंट पी पर क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, तो ये कंडीशन पार्ट डिफरेंस की वैल्यू दोनों वेव के बीच में इस टर्म में आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, देन पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑन स्क्रीन क्या होगा भैया, तो वाई एन तो पोजीशन है, बट डेल्टा पी की वैल्यू क्या रख दो, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको किसी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन को निकालना है स्क्रीन पर, तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। जैसे मैं सेंट्रल मैक्स मतलब जो सबसे पहला जो बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है, जब एन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो मैंने कहा उसको नाउ सेंट्रल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमा भी कहते हैं इसको। तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 0। अब एन की वैल्यू अगर 0 रख दूं तो वाई 0 इक्वल्स टू में क्या आएगा, एन की वैल्यू 0 एन। देखिए लैम्डा की वैल्यू कुछ गिवन होगी क्वेश्चन में, कैपिटल डी की वैल्यू भी गिवन होगी और स्मॉल डी की भी वैल्यू गिवन होगी, और आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ है कि भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो पहला हुआ है, जो सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, वो कहां बना है, ओ पर ही बना है। कहां बना है, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या आ रही है सेंट्रल के लिए, जो वाई की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, इसका मतलब वो कहां पर होगा, ओ पर ही होगा। ठीक है, अब आगे समझिए इसको जरा थोड़ा और डिटेल में, दूसरे पॉइंट के लिए ज्यादा समझ आएगा आपको। मैंने कह दिया पोजीशन ऑफ फर्स्ट, देखिए जो पहला वाला होता है वो एन 0 पे होता है, इसको मैं सेंट्रल कहता हूं। ठीक है, अब जो फर्स्ट होगा पोजीशन ऑफ फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 1। अब डालो यहां पर y1 इक्वल्स टू में 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, लैम्डा की कुछ वैल्यू होगी, कैपिटल डी की कुछ वैल्यू होगी, और स्मॉल डी की भी कुछ वैल्यू आपको गिवन होगी। जब आप सारी वैल्यू को रखोगे तो एक नंबर आएगा, नंबर आने पर आपको पता लगेगा भैया कि ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है वो स्क्रीन पर ओ से इतनी दूरी पर है। दूरी जो आएगी वो वहां से सॉल्व करके आएगी। मान लीजिए वहां से सॉल्व करके 4 आया, तो इसका मतलब ओ से वो 4 मीटर की दूरी पर है। बात समझ नहीं, ओ पॉइंट से 4 मीटर दूरी पर है। ऐसे ही ऊपर रहेगा उतनी दूरी पर क्या होगा, नीचे भी होगा। मैं केवल एक साइड का निकालता हूं, दूसरी साइड उतनी होती है लेकिन नेगेटिव होती है। समझ गए? अब देखिए अगला, अगर मैं सेकंड मैक्सिमा की बात करता हूं, पोजीशन ऑफ सेकंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 2। तो एन की वैल्यू 2, तो वाई 2 इक्वल्स टू में क्या होगा, एन की जगह पे क्या रखोगे, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। सबकी कुछ वैल्यूज होगी, सॉल्व करोगे, मान लीजिए 6 आया। क्या आया, वैसे 6 नहीं आता, 6 आया, लेकिन मान लीजिए तो 6 का मतलब ये होगा कि ओ से 6 मीटर की दूरी पर आपको क्या मिलेगा, दूसरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। उतना ही क्या होगा, नीचे मिलेगा, लेकिन नेगेटिव रहेगा वो। ठीक है, समझ में बात नहीं, तो इसका मतलब ये होता है, टॉपिक ये। ठीक है, ऐसे ही आपका पोजीशन ऑफ एनथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आप सीधा लिखोगे वाई एन इक्वल्स टू में एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ठीक है भैया, तो ये आपको स्क्रीन पर मैक्सिमा की पोजीशन को बताएगा, कहां पर है आपका मैक्सिमा, कहां बना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कहां पर बना है ब्राइट स्पॉट, कहां पर बना है। ठीक है, समझ गए, ब्राइट फ्रिंज। अब आते हैं भैया पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज और स्पॉट। ठीक है भैया, हम डार्क स्पॉट की पोजीशन को स्क्रीन पर निकाल रहे हैं। तो भैया आपको पता ही है वाई एन वी नो, वाई एन क्या है, एन डेल्टा पी कैपिटल डी अपॉन में क्या था, अच्छा एन तो था ही नहीं, डेल्टा पी कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, ये था। मैंने कह दिया हमें किसकी पोजीशन निकालनी है, डार्क की, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो मैंने कह दिया इफ पॉइंट पी
इज द प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैंने कह दिया पॉइंट बी पर क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाथ डिफरेंस क्या होनी चाहिए, डेल्टा पी की वैल्यू चाहिए 2n-1 लैम्डा बाई 2 होनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव यही हो सकता है जब दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस इतना हो। तो अब देन हमारा वाई एन क्या आएगा, डेल्टा पी की आप ये रखो तो आपका जो सॉल्व करके रिजल्ट आने वाला है वो आएगा 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। ये आ गया आपका फॉर्मूला, जो कि आपको ओ के रिस्पेक्ट में स्क्रीन पर डार्क फ्रिंज की पोजीशन को इंडिकेट करेगा। मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट डार्क फ्रिंज की, फर्स्ट, इसमें सेंट्रल नहीं होता, क्योंकि सेंटर पे क्या बन जाता है, ब्राइट स्पॉट। अब फर्स्ट ही बनेगा तो ठीक है, फर्स्ट डार्क स्पॉट, डार्क स्पॉट, जो पहला आपको डार्क स्पॉट प्राप्त होगा वो होगा आपका n=1 पर। ठीक है भैया, अब देखिए y1 में इसको सॉल्व करोगे n की वैल्यू डाल करके, n की वैल्यू 1 डालनी है, तो 1 डालोगे तो 2 हो गया, -1, 2 -1 क्या हुआ, 1 हो गया, तो आपका सॉल्व करके लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी आ रहा है आपका। मतलब इस पोजीशन में इसकी कुछ वैल्यूज होगी, मान लीजिए 3 आया है, तो 3 का मतलब हुआ कि ओ के रिस्पेक्ट में, ओ ओ के रिस्पेक्ट में पहला डार्क स्पॉट जो है वो 3 मीटर की दूरी पर बन रहा है। ऐसा ही नीचे भी बनेगा उतना ही, नेगेटिव में अब जितना ऊपर मैं ऊपर का निकाल रहा हूं नीचे भी बिल्कुल सेम पैटर्न में चलता है। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क स्पॉट, सेकंड डार्क स्पॉट के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2। सॉल्व कीजिए y2 में 2, ये क्या हुआ, यहाँ पे 4 रखो, 4 आ जाएगा ना, दो n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4, तो क्या आएगा, ये 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। इसकी भी कुछ वैल्यूज आएगी, वो वैल्यू बताएगी ओ से इतनी दूरी पर सेकंड डार्क स्पॉट मिलेगा। ऐसे ही पोजीशन ऑफ एनथ डार्क स्पॉट, पोजीशन ऑफ एनथ डार्क स्पॉट ऑन स्क्रीन क्या होगा भैया, तो इसके लिए आप yn में 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। ये भैया ये आ गया आपका। अब होता क्या है, चलो ये तो समझ में आ गया ना, ये पोजीशन होगी। अभी टॉपिक थोड़ा और लंबा है, क्योंकि सबसे लंबा टॉपिक है पूरे बुक का। ठीक है, तो स्क्रीन को देखते हैं। स्क्रीन, अब स्क्रीन पर क्या चल रहा है, तो भैया स्क्रीन ये ऐसी होती है, और ये था ओ, क्या था, और ओ पे क्या बना था, ब्राइट स्पॉट, क्या बना था, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हाइट बता रही है कि यहाँ पर ब्राइट स्पॉट बना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बना होगा, ब्राइट के बाद क्या आएगा, डार्क आएगा, क्योंकि एक के बाद एक होते हैं। फिर इसके बाद फिर क्या आएगा, उतनी हाइट का ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर, मतलब अगर डायग्राम गलत बना गया तो अपनी तरफ से सही कर लेना इसको। ठीक है, हाइट सबकी सेम होनी चाहिए, सब एक ही पीक पे जाते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न में क्या होगा भैया, आपका नीचे भी मामला चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है भैया, ये स्क्रीन के दोनों साइड में ऊपर नीचे। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा मैंने पोजीशन लिखवाई थी इसकी, तो यहां पर वाई, इसकी पोजीशन क्या होगी, वाई जीरो की पोजीशन जीरो ही थी। ये डार्क स्पॉट की पोजीशन को मैं वाई डैश से लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, तो वाई वन डैश क्या होगा, इसकी पोजीशन क्या आई थी, क्या वैल्यू आई थी इसकी, 2n नहीं आई थी आपकी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी आई थी पहले डार्क स्पॉट। फिर दूसरे डार्क स्पॉट की पोजीशन क्या आई थी, y2 डैश, इसको डैश लगा दो वरना आप कंफ्यूज हो गए, है ना, y1 डैश, y2 डैश और yn डैश। यहां पर क्या होगा, 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। ऐसी है डार्क स्पॉट y3 डैश, क्या होगा, 5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। ठीक है, बिल्कुल नीचे नेगेटिव में होगा ये सारा कुछ, क्या होगा, y1 डैश इक्वल्स टू में माइनस लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में
टू स्मॉल डी, नीचे क्या होगा वाई टू डैश इक्वल्स टू में माइनस 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में टू स्मॉल डी, ऐसे ही क्या होगा वाई थ्री डैश इक्वल्स टू में होगा -5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में टू स्मॉल डी। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये है भैया डार्क स्पॉट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क और ये डार्क, इनफाइनाइट तक ये मामला चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब ये है ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट। आपको पता है पहला ब्राइट कहां पर मिला था सेंटर पे, दूसरा ब्राइट कहां मिलेगा यहाँ पर, तो y1 लिखते हैं यहाँ पर। y1 क्या आएगा, इसकी वैल्यू सॉल्व करके आएगी आपकी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, यह था। दूसरा ब्राइट कहां मिला था, यहां मिला था, है ना, ये दूसरा ब्राइट, ये इसकी पोजीशन क्या होगी दूसरे ब्राइट की, तो क्या होगा इसका y2 इक्वल्स टू में क्या था, सॉल्व करके बताइए, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ऐसी इस ब्राइट की पोजीशन क्या होगी y3, 4 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। स्क्रीन के नीचे भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में आपका आने वाला है। ठीक है, क्या होगा इसे, पहला ब्राइट y1 इक्वल्स टू में माइनस लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, y2 डैश y2 इक्वल्स टू में -2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, और ऐसे ही यहां पर क्या आएगा y3 इक्वल्स टू में -4 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में, सही है ना, हाँ, कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये हो गया आपका स्क्रीन पर इस तरीके से पोजीशन को ये बता रहा है, समझ गया भैया। ओ के रेफरेंस में ये रहा आपका ओ पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में ऊपर और नीचे। ठीक है, ठीक है, फिर आता है एक टॉपिक आता है इसमें विड्थ। ठीक है, अच्छा यहां पर आपको बता दूं, नोट में ध्यान रखना, नोट में कि चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, इंटेंसिटी, मतलब ये हाइट देख रहे हो ना आप, हर जगह पर हाइट क्या होगी, सेम रहेगी। मतलब जो आपका ब्राइट बना है ना, वो ब्राइट कहीं बने, उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, एक जैसी रहेगी, क्योंकि ब्राइटनेस जो है यानी इंटेंसिटी जो है वो स्क्रीन पर पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, ये ध्यान रखना, नोट में लिखना, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ऑफ ईच ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्यों, क्योंकि भैया आपको पता है जो मैक्सिमा बनता है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर होता है। अब यहां पर कहीं पे आपको इन दोनों की इंटेंसिटी मेंशन होगी, आपको दोनों की, मैं भी पढ़ा रहा हूं इधर देख ले, सुअर कहीं के, हंसी आ रही है उसको, तोरी भी आ सकती है, जाहिल कहीं का। आपको पता लग गया भैया इंटेंसिटी क्या पाथ पे डिपेंड कर रही है, ना कहीं है पाथ मेंशन है, कंस्ट्रक्टिव जहां पर भी होगा इंटेंसिटी आपकी हमेशा वहीं पर यही होगी। I1 I2 की वैल्यू रखो, आप सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा। और जहां डिस्ट्रक्टिव होगा यानी मिनिमा मिलेगा, वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, I1 माइनस I2, I1 I2 की वैल्यू रखो तो आपको मिल जाएगा भैया डार्क स्पॉट की इंटेंसिटी। वैसे अगर मैं YDSC की बात कर रहा हूँ, ये जो स्क्रीन बनी है वो YDSC के लिए बनी है, तो भैया यहाँ पर I1 I2 की वैल्यू क्या होगी, YDSC के केस में I1 बराबर में I2 बराबर में क्या होगा I। ठीक है भैया, ध्यान रखना, यहाँ पर आपको पूरा डार्क मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्राइट, और ब्राइट की इंटेंसिटी कहीं पर भी हो सेम रहेगी। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है, ठीक है, वो है विड्थ। क्या है, अब आपको पता है ये देखो ब्राइट बन रहा है तो इसकी कुछ चौड़ाई भी तो है ना, पोजीशन तो आपने निकाल ली, बाकी इस ब्राइट की इस डार्क की कुछ चौड़ाई भी तो है, कुछ एरिया में फैला भी तो है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है विड्थ ऑफ डार्क एंड ब्राइट स्पॉट, छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं, विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क स्पॉट, दोनों की एक ही विड्थ होती है तो इसलिए ध्यान रखना। अच्छा मैं चाहता हूं कि मुझे इसकी चौड़ाई पता लग जाए, तो क्या कर रहा, कोई तरीका है मेरे पास, ये कितना चौड़ा बना है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कितना चौड़ा है, तो ऊपर की वैल्यू मुझे पता है, नीचे की वैल्यू मुझे पता है, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मुझे इसकी चौड़ाई पता लग जाएगी, नहीं पता लग जाएगी। अब इसकी चौड़ाई निकालनी है मुझे ये पता है, ये पता है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा इसकी चौड़ाई कितनी है, तो आप बोलोगे कैसे निकाला, 10 - 4 कर दिया, है ना।
तो जब भी आपको ब्राइट या डार्क स्पॉट की विड्थ निकालनी है तो आप क्या करो, उनकी पोजीशन को क्या करो, माइनस कर दो। तो मैं पहले ब्राइट की चौड़ाई निकाल रहा हूं। विड्थ को हम बीटा से लिखते हैं और हम किसकी निकाल रहे हैं, ब्राइट वाले की। तो ब्राइट वाले की चौड़ाई निकालने के लिए मैं चाहता हूं कि भैया इस ब्राइट की चौड़ाई पता लग जाए। तो मैं ये पोजीशन, ये किसकी पोजीशन है, पहला मिनिमा, और ये किसकी पोजीशन है, दूसरा मिनिमा। इन दोनों की पोजीशन को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे ये पता लग जाएगा। ठीक है, तो ब्राइट की जब भी आपको चौड़ाई निकालनी है तो ये ध्यान रखना, डिफरेंस इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क स्पॉट पोजीशन, दो लगातार जो डार्क स्पॉट आ रहे हैं उनकी पोजीशन को आप माइनस कर दोगे तो आपको ब्राइट की विड्थ पता लग जाएगी। समझ गए? तो भैया कैसे निकलेगा, चलो मान लीजिए दो कंसेक्यूटिव ब्राइट आप निकालो तो y2 डैश माइनस y1 डैश, ये क्या है, y2 डैश क्या है, दूसरे डार्क की पोजीशन, y1 डैश क्या है, पहले डार्क की पोजीशन। दोनों को डार्क की पोजीशन को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप दूसरे से भी निकालना चाहो तो y3 डैश माइनस y2 डैश, ऐसे ही y4 डैश माइनस y3 डैश, और आप इन सारी वैल्यूज को पोजीशन को माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। चाहे किसी को भी माइनस कर दो क्योंकि सबकी विड्थ भी क्या होती है, सेम होती है। समझ गया? ये ब्राइट की विड्थ आ गई, ब्राइट की चौड़ाई आ गई, सॉरी, हाँ विड्थ आ गई, एक ही बात है। और डार्क की निकाल रहे हो, विड्थ ऑफ डार्क स्पॉट ऑन स्क्रीन, स्पॉट ऑन स्क्रीन, तो इसको बीटा से लिखते हैं लेकिन यहां पर नीचे लिख देना डार्क। ठीक है, तो ये आएगा डिफरेंस इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा। अगर आपको डार्क ही निकाले, देखो डार्क कैसे निकलेगा, ये देखो, ये स्क्रीन है, ये डार्क यहां से यहां तक फैला हुआ है। तो अगर मुझे इस ब्राइट की पता है और इस ब्राइट की पता है तो मुझे डार्क की चौड़ाई पता लगेगी नहीं पता लगेगी। ठीक है, तो अगर डार्क की चौड़ाई निकालनी है तो दो लगातार मैक्सिमा की पोजीशन को क्या करो भैया, डिफरेंस इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो निकालते हैं बीटा डार्क, क्या होगा, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, y4 माइनस, करोगे तो भैया आपको जो देख के हैरानी होगी कि यही आने वाला जो पहले आएगा। यानी नोट में क्या लिख दो, क्या, कि विड्थ ऑफ ब्राइट बराबर में विड्थ ऑफ दोनों की क्या होता है भैया, सेम ही चौड़ाई होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी आ रही। ठीक है, तो दो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन डार्क की चौड़ाई को बताता है, दो मिनिमा के बीच का जो सेपरेशन होता है वो ब्राइट की चौड़ाई को बताएगा, और दोनों ही क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। ठीक है भैया, यहां पर आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि विड्थ जो है वो डी के डायरेक्टली है। डी क्या है, स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी। अच्छा, डी बढ़ाओगे तो बीटा कैसे बढ़ेगा, नहीं विड्थ कैसे बढ़ेगी। आप टॉर्च लेना, टॉर्च को पास में जलाना दीवार के, तो जो स्पॉट बनेगा ना वो कम चौड़ा होगा, लेकिन जैसी से टॉर्च को दीवार से दूर ले आओगे उस स्पॉट की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ती जाती है। देखा, चलो तो इसलिए डायरेक्टली है। अच्छा, जहां पर चौड़ाई बढ़ती जाती, जब आप दीवार के पास में थे तो स्पॉट तो कम चौड़ा था लेकिन उसकी ब्राइटनेस क्या थी, क्या थी, लेकिन जैसे से आप दूर ले आने लगे तो स्पॉट की चौड़ाई बढ़ने लगी लेकिन ब्राइटनेस क्या होने लगी थी, कम होने लगी थी। यानी बीटा बढ़ाने से, डी बढ़ाने से, डी बढ़ाने से बीटा तो बढ़ेगा लेकिन भैया इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। बीटा इज डायरेक्टली इक्वल टू लैम्डा। वेवलेंथ के बढ़ाने से ये बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है भैया देखिए, जो रेड लाइट होती है उसका जो स्पॉट होता है वो ज्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, और जो वायलेट लाइट होती है उसका स्पॉट क्या होता है, कम चौड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ, रेड लाइट की वेवलेंथ को अगर मैं देखूंगा तो वेव काफी बड़ी बड़ी होती है ऐसे ऐसे करके। जब ये स्क्रीन पर पड़ेंगी, इंटरफेरेंस होगा तो जो ब्राइट स्पॉट बनेगा वो भी क्या होगा, बड़ा बनेगा।
लेकिन जो डार्क वो वायलेट होता है उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, तो जब स्क्रीन पर पड़ेगा तो स्पॉट भी क्या होगा, छोटा ही रहेगा। समझ गया? तो भैया लेकिन अब एक चीज देखिए, तो हमने लैम्डा बढ़ाया तो क्या बढ़ गया भैया, बीटा बढ़ गया। और जब बीटा बढ़ गया तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। समझ गए? अच्छा, बीटा इज इनवर्सली इक्वल टू स्मॉल डी। अब इसके बारे में आपको पता लगा के आना है एच डब्ल्यू। अभी खत्म नहीं है क्लास, अभी तो चलेगी। इसके बारे में आपको पता लगाना है, ठीक है? क्यों होता है ऐसा कि डी बढ़ाने से विड्थ कम हो जाती है, और विड्थ कम होगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ गया? चलो, अब इसमें है कि अगर मान लीजिए तो भैया एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं स्पेस में, अगर मैं किसी मीडियम में डाल के करूं ये एक्सपेरिमेंट, पूरे सेटअप को पानी के अंदर डाल दूं तो क्या होगा, इफ होल सेटअप इज इमर्ज इन वाटर, अगर पूरे सेटअप को आप पानी में डुबो दो और फिर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो तो क्या होगा, दिमाग लगाओ और बताओ। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एयर से ज्यादा होता है, और जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वहां पर वेवलेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। और जब वेवलेंथ कम हो जाएगी तो विड्थ क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब विड्थ कम हो जाएगी तो ब्राइटनेस क्या होगी। यानी अगर आप पूरे सेटअप को वाटर के अंदर इमर्ज कर देते हो तो भैया जो स्पॉट्स बन रहे ब्राइट स्पॉट, उनकी ब्राइटनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है भैया? इफ होल सेटअप, इफ होल सेटअप इमर्ज इन वाटर, इमर्ज्ड इन वाटर, वाटर देन क्या होगा भैया, जो विड्थ होगी उसको क्या होगा, लैम्डा कैपिटल डी म्यू अपॉन में स्मॉल डी। क्योंकि आपको बता दूं फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ इन मीडियम हो जाएगा। पहले वेवलेंथ वैक्यूम में थी, कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। वेवलेंथ इन मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होगा, बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा कैपिटल डी म्यू अपॉन में स्मॉल डी। ये हो गया बीटा का फॉर्मूला। इसमें क्या होगी, जैसे आप पानी के अंदर डालोगे तो इस केस में, इस केस में ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, वेवलेंथ क्या होगी, कम हो गई, विड्थ क्या होगी, कम होगी, है ना? विड्थ कम होगी तो ब्राइटनेस क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, बढ़ेगी। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है? अब यहां पर आपको एक और इंफॉर्मेटिव बात बता रहा हूं, क्योंकि उसके बगैर क्वेश्चन आपका पॉसिबल ही नहीं है, जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है? वो ये है भी आपका, एक स्लिट ये था, इसकी स्लिट की विड्थ क्या W1 है, दूसरा स्लिट ये रहा, उसकी स्लिट की विड्थ क्या W2 है। यहां से जो वेव निकल रही है Y1 निकल रही है, और यहां पे जो वेव निकल रही है Y2 निकल रही है। इसकी वैल्यू क्या थी, A साइन ओमेगा टी थी, और इसकी वैल्यू क्या थी, B साइन ओमेगा टी प्लस फाइव थी। इसकी इंटेंसिटी क्या थी, I1 इक्वल्स में K A स्क्वायर, और इसकी इंटेंसिटी क्या थी, K B स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए ध्यान देने वाली बात है अभी आपकी, कि जो आपका ये इंटेंसिटी है ये W1 के डायरेक्टली होगा। क्यों? क्योंकि यहां से जितनी ज्यादा विड्थ चौड़ी होगी उतनी ज्यादा लाइट निकलेगी यहां से, और जितनी ज्यादा लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो भैया ये ध्यान रखना कि इंटेंसिटी फर्स्ट इज डायरेक्टली इक्वल टू ओमेगा वन। ओमेगा क्या है, विड्थ। ये क्या है, विड्थ ऑफ, किसकी विड्थ है, स्लिट्स है। अरे ठीक है, विड्थ ऑफ, क्या कह रहा है, हाँ, विड्थ ऑफ स्लिट्स, ठीक है, W2 की। तो यानी जो पहली स्लिट से निकलने वाली जो वेव है उसकी इंटेंसिटी जो है I1 है, वो किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, उसकी विड्थ के। ऐसे ही दूसरी वेव से निकलने, दूसरी स्लिट से निकलने वाली जो वेव है उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, उसकी विड्थ के डायरेक्टली होगी। इसको हमने लिख दिया I1 इक्वल्स टू में K ओमेगा 1, और इसको लिख दिया I2 इक्वल्स टू में K ओमेगा 2। ये पहली इक्वेशन है, और ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है। इसको दोनों पे डिवाइड करो, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो आपका I1 अपॉन में I2 बराबर में K ओमेगा 1 अपॉन में K से K कैंसिल हो गया, I1 अपॉन में I2 इक्वल्स टू में
ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 2, क्योंकि पहली इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं जहां पर मैक्सिमम हुआ है, जहां पर मैक्सिमम हुआ है, मैक्सिमम, वहां पर क्या होगा, के ए प्लस बी का एम्पलीट्यूड का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही हुआ। अच्छा, इसमें कॉमन ले लो, ए को, सॉरी बी को कॉमन लो, तो बी को कॉमन लोगे तो क्या होगा, ए अपॉन में बी हो जाएगा, और यहां पर 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जहां मिनिमम हुआ है। अच्छा, जहां मिनिमम हुआ है वहां पर क्या होगा, के ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां से फिर आप क्या करो, बी कॉमन लो, बी स्क्वायर आएगा ना, तो स्क्वायर हो, ए अपॉन में बी अब -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हेलो, हेलो, ये हो गया, ये आपका, ये होगी आपकी फोर्थ इक्वेशन, और ये होगी आपकी फिफ्थ इक्वेशन। तो हमने क्या किया, ऑन डिवाइडिंग, डिवाइडिंग फोर्थ बाय फिफ्थ, तो आई मैक्सिमा डिवाइड बाय आई मिनिमा। देखिए डिवाइड करोगे तो आपको पता है भैया, के से के कैंसिल होने वाला है, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी क्या होना है, कैंसिल होने वाला है। तो ऊपर क्या बचेगा, ए बाय में बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए बाय में बी का -1 का होल स्क्वायर। आपको बता दूं, ए अपॉन में बी जो होता है उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो, एम्पलीट्यूड रेशियो कहते हैं इसको, है ना, एम्पलीट्यूड रेशियो कहते हैं। तो इसको हम लिखते हैं भैया, आई मैक्सिमा अपॉन में आई मिनिमा इक्वल्स टू में r+1 का होल स्क्वायर और r-1 का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये एक इक्वेशन आपकी ये बनी है, इसे ध्यान रखना, एक इक्वेशन आपकी ये बनी है, इसे भी ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं बात करूं एंड, हम जानते हैं I1 अपॉन में I2 की जो वैल्यू है वो a अपॉन में b के होल स्क्वायर के बराबर भी आएगी। कैसे, अब आपको पता ना I1 अपॉन में I2 क्या आया था, देखिए पीछे देखो, पीछे आ जाओ, कहां गया, जो वेव निकली थी यहां से क्या निकली थी, I1, और ये क्या थी, I2। डिवाइड करो तो I1 अपॉन में I2 क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर क्या होगा। तो इसी को हम लिखते हैं, ये आर हो गया एम्पलीट्यूड रेशियो, आर स्क्वायर इक्वल्स में I1 अपॉन में I2। तो आर क्या होगा, √I1 अपॉन में, तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूले हैं। अगली क्लास में इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है भैया। और वो मतलब कि सेकंड लास्ट क्लास रहेगी, मतलब इसके बाद एक और टॉपिक है आपका, ठीक है भैया। है क्या करेगा, कॉपी कर रहेगा तू, ठीक है। तो इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और अगला टॉपिक चालू होगा इसका डिफ्रैक्शन, ठीक है, वो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद सीधा सेमी कंडक्टर चालू करूंगा इस वाले बैच में, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।